हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस हिस्ट्री के वीडियो में। ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हिस्ट्री से द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये इसका पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। हमने इसका इंट्रो देखा, हमने 19वीं सेंचुरी की सिचुएशंस को देखा, हमने फूड ट्रैवल कैसे हुआ वो भी समझा, साथ ही साथ रेंडरपेस्ट के बारे में देखा, और लास्ट जो लेक्चर था उसमें इंडेंजर्ड लेबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट हाउ दे हैव सफर्ड अ लॉट। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम और ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेबर, हम इसको ऐसे समझें कि भारत के अंदर या भारत से माइग्रेट होने वाले जो लोग थे वो केवल क्या लेबर थे, या और भी हमारे यहाँ पे स्किल्ड क्लासेस थी, या फिर और बिजनेसमैन थे जो कुछ अच्छा कर रहे थे, या जो रिस्पेक्टफुल काम था, या जिनको करने में मज़ा आ रहा था। क्या ऐसा भी कुछ था? वही आज का हमारा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है हमारे यहाँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और एब्रॉड। कुछ लोग इसको एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं, तो जस्ट प्रोनाउंसिएशन का अंतर है और कुछ नहीं। एंटरप्रेन्योर्स कह दीजिए, या इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में डिफाइन करूं तो ये होता क्या है? एंटरप्रेन्योर्स व्हाट दीज आर। सो जस्ट सिंपल सा एक ऐसा पर्सन जो कि रिस्क लेकर कुछ इनोवेटिव करना चाहता है। ओके, बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो एक उस बिजनेस के अंदर आपने शॉप खोला, शॉप खोल करके आप काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, एंड जो भी चीज़ें आपकी बिक्री है उससे आपको मुनाफा हो रहा है, वो बिजनेस है। बट उसको आप एक नए लेवल पर लेके जाते हो तो वो एंटरप्रेन्योर्स में कैलकुलेट होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए आपने मंडी से फ्रूट लिए एंड उसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने मंडी से 100 रुपीज़ के फ्रूट्स लिए एंड उस फ्रूट को आप नाउ यू आर सेलिंग इन 150 रुपीज़, तो दिस इज बिजनेस। ओके, आप मुनाफा कमा रहे हो 50 रुपये का। बट वो फ्रूट्स लेकर के आप उसको इनोवेटिव तरीके से या तो जूस में कन्वर्ट करके बेच रहे हो, या फिर आप और भी कोई नया, जैसे स्मूदी बना दिया आपने, या फिर और कोई दूसरा उसकी चाट बना करके बेच रहे हो। तो वो जो मुनाफा 100 रुपीज़ के फ्रूट्स थे आप उसको कई गुना में बेच सकते हो। अगर उसको एज इट इज़ रॉ मटेरियल के फॉर्म में आपने बेचा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का मुनाफा हुआ, 100 का खरीद के 150 में बेच दिया। बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आ जाते हैं, और ऐसे हो भी सकता है कि वो ना चले तो ऐसे में जो ये रिस्क लेने की काबिलियत रखता है वही होते हैं एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स। ये बेसिकली हमारे इंडिया में भी थे। हम बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की। 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी ट्रांजिशन पीरियड था हम सब के लिए। सो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भारत के अंदर जो आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पर लोगों ने अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा कि हाँ, विदेशों के अंदर बहुत दूसरी अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है। केवल हमारे यहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर ही नहीं थे, इसके अलावा ऐसे भी इनोवेटिव बिजनेस स्किल्स रखने वाले लोग थे जिन्होंने इसको एक तरीके से एक नया स्कोप, एक नया जोन दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्फ। इनमें हम सबसे पहले यहाँ 2 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक जो ग्रुप है वो था शिकारीपुरी श्रॉफ का और नाटू कुटाई चैतियास। ओके, अब इतना से याद रखना। आप इसको कैसे याद रखेंगे? श्रॉफ तो तुम्हें याद होगा। आज का जो यूथ है बेसिकली श्रॉफ से बहुत सारी चीज़ों को याद आ सकती है। टाइगर श्रॉफ से बहुत चीज़ें याद आ सकती है उनको। बट ये शिकारीपुरी श्रॉफ थे, और ये नट्टू काका, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि एक तो श्रॉफ है और एक नट्टू काका है। कौन सा? टाइगर श्रॉफ और नट्टू काका। बट सॉरी, इनका डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। बहुत बड़े बिजनेस स्किल रखने वाले पर्सन थे। कौन थे? शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कुटाई चैतियास, ठीक है। अब ये कौन थे? ये बेसिकली बैंकर्स थे। क्या थे ये? बैंकर्स। और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग थे जो काम करते थे एज अ बैंकर। अब ये बैंकर क्या होता है? हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप कोई चीज किसी के पास गिरवी रखते हो, उसके बदले में पैसा लेते हो, या कोई पर्सन पैसे खर्च करके कहीं पर अपना बिजनेस सेटअप करता है। अल्टीमेटली बिजनेस का काम कर रहा है, बिजनेसमैन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लैंड करते हैं, मतलब उधार देते हैं, ठीक है। या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा उधार लेते हैं, या फिर कुछ पैसे लेने और देने को ही बिजनेस बना लेते हैं। तो दीज वर वन ऑफ देम। ये वो लोग थे जो कि बैंकिंग का काम करते थे, जो ट्रेडर्स को
और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको फिनेंस करने का काम करते थे। सो बैंकर्स एंड द ट्रेडर्स हु फिनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट एशिया। कई बार एक खुद का फंड देते थे, कई बार यूरोप से फंड लेकर के देते थे। ठीक है, सो ये याद रखें, बहुत अच्छे से समझें इसको कि ये लोग वो लोग थे जो कि बैंकर थे और ट्रेडर थे। ये लोग फिनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, जिन्होंने एग्रीकल्चर जो भारत का था उसको एक्सपोर्ट किया कहां, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। कई बार खुद के पैसे से किया, कई बार उधार लेकर के किया, जस्ट टू मेक द मनी, पैसा और बनाने के लिए। ओके, बात समझो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने पैसा भी उधार ले लिया और नहीं चला बिजनेस, तो इसीलिए इनको हमने सिर्फ प्योरली बिजनेसमैन नहीं कहा, हमने इनको नाम दिया एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी। ठीक है, वैसे हिंदी में इसको कहते हैं उद्यमी। अब ये जो उद्यमी है, बेसिकली ये वो कैटेगरी होती है जिसमें जो पर्सन रिस्क लेता है और रिस्क के अंदर इनोवेशन ऐड करता है और फिर अचीव करता है। ठीक है, लूज भी कर सकता है बट अचीवमेंट ज्यादा होती है, बिकॉज रिस्क टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द अचीवमेंट। यहां पर ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था जिसमें आप पैसे को ट्रांसफर करते थे ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूरी पर आप पैसे को ट्रांसफर किया करते थे बिजनेस करने के लिए। और ऐसे में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो आपकी खुद की थी, भारत की थी, जो वहाँ बिजनेस कर रही हैं, एंड यू आर फंडिंग देम, आप उनको फंड कर रहे हो। ठीक है, सो ये इनिशियल फेज में हमारे यहाँ के ऐसे भी लोग थे। एक आपने केवल एक वो इमेज देखी कि भारत को हमेशा अभी जैसे मैंने अब तक जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए उसमें मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर ऐसे लोगों को ज़्यादा फोकस मैंने किया था जो काफ़ी बुरी हालत में थे, ऐसा ही था। बट हमारा दूसरा एक सिक्के का पहलू भी है कि ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसको भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और अपने आप को चेंज किया। इवन स्टिल यू कैन फाइंड सम ऑफ देयर डिसेंट्स, कि आज भी आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए आज भी आपको भारत में देखने को मिलेंगे। एंड वो उनकी जो पुश्ते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, अल्टीमेटली वो आज भी काफ़ी सेटल्ड सिचुएशन में है, बिकॉज उस टाइम पर दे हैव टेकन द रिस्क एंड मेड सम चेंजेस। गॉट इट? तो ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से सोफिस्टिकेटेड मैनर में दे ट्रांसफर्ड द मनी फॉर डूइंग द बिजनेस ऑफ कोर्स, एंड अल्टीमेटली उससे काफ़ी इन्होंने गेन किया। ऐसी ही दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स की है। ये भी सेम वैसे ही थे, बट ये बिजनेसमैन भी थे। वो बैंकर्स थे तो ये बिजनेसमैन भी थे, हालांकि ट्रेडर बिजनेसमैन, बट इनका कंसेप्ट थोड़ा दूसरा था। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस केवल उसी चीज़ का क्यों करें जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस बियॉन्ड द यूरोपियन कॉलोनीज। यूरोपियन कॉलोनीज के बाहर भी इन्होंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। इंडिया में भी करते थे, हैदराबाद के अंदर रहते थे, बट थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद में ये बाहर चले जाते थे कमाने के लिए। कैसे कमाते थे, यहाँ पे 1860 से अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे बिजी पोर्ट्स पे, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बिजी पोर्ट्स पे अपना बिजनेस फ्लॉरिश करने की कोशिश की। जैसे सिंपल फॉर्म में समझाऊं, आज के टाइम पे एयरपोर्ट पे आपकी शॉप हो या बस स्टैंड पे आपकी शॉप हो और काफ़ी ज़्यादा बिजी बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर आपका एयरपोर्ट हो, वहाँ पे आपका पर्टिकुलर आउटलेट है अगर, तो ऑब्वियसली आपको मुनाफा होना ही है जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, इन्होंने वर्ल्ड वाइड जो पोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स थे, वहाँ पर अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर दिए। ये लोकल चीज़ें बेचते थे वहाँ पे और कई बार इंपोर्टेड चीज़ें भी बेचते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, ये क्यूरियस है ना, याद रखना। तो ऐसे में जो इंपोर्टेड आइटम्स होते थे उनके लिए क्यूरियसिटी होती थी टूरिस्ट के मन में। जब वो आते थे तो टूरिस्ट बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स को देख करके इनके पास पहुंचते थे, और यही रीज़न था कि इनका मुनाफा बढ़ने लगा था। और कई बार ऐसा भी हुआ, छोटे छोटे जो बड़े, मतलब आप बोल सकते हो छोटे छोटे पैसेंजर जो शिप्स थे उस टाइम पर जब डेवलप हुए, जो कि काफ़ी लग्जरियस थे, और इनका जो नंबर बढ़ने लगा तो इनके पास में टूरिस्ट आने भी ज़्यादा लग गए। ऐसे में इनका बिजनेस बिल्कुल बूम पर पहुंच गया। ये काफ़ी सेफ एंड कंफर्टेबल था। कौन सा, जो जहाज़ बहुत सेफ एंड कंफर्टेबल हुआ करते थे, उनके लगातार डेवलपमेंट होने से, उनके लगातार बनने से जो कम्यूट था टूरिस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, और ये बेनिफिशियल रहा कि इनके लिए, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, सो ये दो टाइप के ट्रेडर्स हमने पढ़े।
एक तो शिकारपुरी शिरॉफ्स और नेटुगोटाई चैतियाज और दूसरे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। दोनों का कैटेगरी अलग है बट दोनों का काम था मुनाफा कमाना एंड दे वर डूइंग सो गुड, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। अल्टीमेटली एक चीज हमारे यहां से क्लियर होती है दिमाग से, एक चीज तो बहुत साफ हो जाती है कि मुनाफा कमाना मुश्किल नहीं था। यहां पर अगर आप स्किल्ड थे, इफ यू हैव द पावर टू टेक द रिस्क, तो उस टाइम पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत थी। ऐसे अगर हम इसको कैटेगराइज करके देख रहे हैं तो आप सोचिए यहां से भारत से निकल के बहुत सारे लोग हैं जो भारत से निकल के बाहर जा रहे हैं, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेसेस। जबकि दूसरे एक कैटेगरी ये भी थी कि यहां से लोगों को जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है लेबर वर्क के लिए, ठीक है। तो वही डिपेंडेंसी एजुकेशन वाली, किस तरह से आप सोचते हो, आपका विजन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, इनके बीच का लिंकेज हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इंडिया का भारत का जो ट्रेड था वो कैसा था। कॉलोनिज्म मतलब व्हेन वी हैव बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड हाउ वी इंगेज्ड इन ग्लोबल सिस्टम। इन सब चीज़ों को आज यहाँ पर अभी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले समझते हैं एक बार कि ये आखिर है क्या। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो हम प्रोड्यूस कर रहे थे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। स्पेशली हम टेक्सटाइल में बहुत अच्छे थे, हमारा कंपटीशन था ही नहीं कि कोई। अगर हम देखें सिल्क रूट से यूज़ होते हुए चाइना से अगर भारत से भी होके जाते थे तो चीज़ें हमारे यहाँ से जो टेक्सटाइल था वो इम्पोर्ट होता था। इस टेक्सटाइल की डिमांड लगातार यूरोप में बढ़ रही थी। बट हुआ क्या, 17वीं सेंचुरी के अंदर आते आते जब तुम्हें पता है कि मशीन मेड गुड्स का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, 1700 एंड 1800 तक आते आते उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थी, जो यूनिट थी वो काफ़ी बढ़ गई और उनका एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ से इंपोर्ट होकर के वहाँ जाती थी, ठीक है, क्या, कपड़ा बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग पहले कॉटन नहीं बनाते थे। हम बात कर रहे हैं स्पेशली ब्रिटेन की, तो वो लोग कॉटन ग्रो नहीं करते थे। हमारे यहाँ से कॉटन ग्रो होता था एंड वो जो कॉटन ग्रो होता था वो यहाँ से सीधा रॉ मटेरियल की फॉर्म में चला जाता था यूरोप, और वो उसको मशीन में कन्वर्ट करके हमें ही बेच देते थे। ऐसी लाइन्स आपने हमेशा से सुनी होगी। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है जो चेंज हो रहा है, वो उसको देखो कैसे होता है ये। जब कॉटन प्रोडक्शन इंडिया का जो था वो बहुत ही फाइन था, आप सभी जानते हो, एक्सपोर्ट होता था यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब वहां बिगिन हुआ तो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर बिगिन हुआ टू एक्सपेंड। द ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगिन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहां पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि अब भारत से तुम कॉटन लेना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अब अगर आप भारत से कॉटन लोगे तो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली हमारी कॉटन तो कोई खरीदेगा नहीं, और उतनी फाइन भी नहीं है जितनी फाइन इंडिया की कॉटन है। और इससे हमारा जो कपड़ा है, उससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेनिफिशियल नहीं हो रहा है हमारे लिए। तो भारत से क्या इनको लेकर आ रहे हो आप, ठीक है। सो इन्होंने देखो क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप ऐसा मत करो। और ये लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इंपोर्ट जो कर रहे हो, बाहर से जो चीज़ें लेकर आ रहे हो, उन चीज़ों को आप कम कर दो। स्पेशली कॉटन जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले नहीं होता तो ठीक है, अब कर रहे हैं हम, चलो मान ली बात। अभी बंद कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो आ रहा है, आने दो आप, इसको एक दूसरा तरीका अपन खोज लेते हैं। इन्होंने एक आइडिया क्या निकाला, टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ क्या होता है? जब आप अपना कोई प्रोडक्ट कहीं और लेके जाना चाहते हैं बेचने के लिए, तो जो वो दूसरा देश है, दूसरी जगह है, आपके ऊपर एक टैक्स डाल देता है कि अगर आपको हमारे यहाँ पर आके बिजनेस करना है तो आपको ये वाला अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, ड्यूटी। तो वो था टैरिफ, ए काइंड ऑफ टैक्स इट वाज। सो अल्टीमेटली टैरिफ उस पे इंपोज कर दिया गया। अब होता क्या था, जब ब्रिटेन में कोई चीज़ आती थी तो उस पर टैक्स और लग गया, तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई। टैक्स लगना और काफ़ी, वैसे अगर इंडिया से आ रहा है तो काफ़ी चीपर आ रहा था, बट टैक्स इंपोज ही इसलिए किया जा रहा था जिससे कि उसके रेट को बढ़ा दिया जाए और ब्रिटेन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके रेट को घटा दिया जाए। अल्टीमेटली इसकी जो डिमांड होगी इंडिया वाले की वो कम हो जाएगी और ब्रिटेन वाले की बढ़ जाएगी। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर करी। ऐसे में धीरे धीरे इंडिया का जो कॉटन था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत में जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा यूरोप में पहुंच जाता था। उससे बहुत मुनाफा भी हो रहा था हमें, हम सारी चीज़ें दे ही दे रहे थे, बेच रहे थे हम बहुत। हमारे लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं था, उस टाइम पर हमारी ज़रूरतें भी लिमिटेड थी। अब हुआ क्या, जब एक्सपोर्ट हम कर रहे थे और हमें पैसा मिल रहा था तब तक चीज़ें बहुत स्मूथ थी, बट उसके बाद में अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होता गया हमारा एक्सपोर्ट। अगर आप 1800 की बात कर रहे हो, अगर 100% टोटल प्रोडक्शन था तो उसमें 30% ही रहा एक्सपोर्ट। 100 में से 70% भारत में था, 30% भारत से बाहर जाता था इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट।
इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं 1800 की, देन 1815 तक आते आते 15 सालों के अंदर ही एक्सपोर्ट 15% नीचे हो गया। 100% प्रोडक्शन हुआ और केवल 15% ही एक्सपोर्ट हुआ। और बुरी स्थिति तब हो गई जब 1870 हम काउंट कर रहे हैं, 1870 में आने के बाद जब हमने देखा कि भारत से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है कॉटन, तो दैट वाज जस्ट काइंड ऑफ 3%, केवल 3% ही था वो जो एक्सपोर्ट हो रहा था। बाकी 97% कॉटन वाज स्टिल इंडिया के अंदर ही अब पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे अपन उसका, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। ऐसे में क्या हुआ, अब लोग अब कॉटन का जो डेवलपमेंट था, कॉटन का जो यूजेस था, उसको भी उन्होंने ऑब्वियसली जब डिमांड ही नहीं है तो उसका प्रोडक्शन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ कि अर्लियर 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने बिगिन किया कि अब वो क्या करेंगे, भारत से जो भी वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने मतलब एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो यहां पर एक काम करो, उनसे चीज़ों को सस्ते दामों पर ले लो और उनको फिनिश गुड महंगे दामों पर बेच दो। अब ऐसे कुछ होता है, अर्लियर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने बिगिन किया कि वो अब ओवरसीज मार्केट को भी कैप्चर करेंगे। इसमें क्लोथ भी इंक्लूडेड था। ब्रिटिश मार्केट में बाइट द टैरिफ बैरियर्स, इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस स्टिफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स टू। भारत जो वहां पर सफर कर रहा था, दूसरी जगह भी उनको सफर करना पड़ रहा था अल्टीमेटली अभी तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी के अंदर हमारे यहां पर एक बंगाल टेरिटरी को वो कैप्चर कर लेते हैं पूरी तरीके से, बट स्टिल वी हैड द राइट्स, हम अभी भी फ्री थे, पूरी तरीके से इनके अंडर में नहीं गए थे। हम इंडिविजुअली, आपको पता होगा, आपने कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ एस्टेब्लिश कर चुके थे अपने आप को, एंड फाइनली धीरे धीरे चीज़ें सेटल्ड हो रही थी। अब क्योंकि ब्रिटेन का दबदबा हर जगह हो रहा था, मैन्युफैक्चरर इन्होंने मशीन के थ्रू चीज़ों को करना शुरू किया था, तो अब हमें कंपटीशन पूरे विश्व में इन्होंने देना शुरू कर दिया। एक ऐसी सिचुएशन, इन्होंने एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया कि भारत की चीज़ महंगी रहेगी और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी चीपर रहने वाला है। फाइन भी होगा ऑफकोर्स, एक चीज़ आप हाथ से बनाओ, एक मशीन से बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है मशीन वाला, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, इंडिया ने फेस किया और कॉलोनिज्म का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल वर्ल्ड में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। While the exports of manufacturers declined rapidly, export of raw material increased fast. कैसे? अब रॉ मटेरियल, हमारे जो कॉटन क्लोथ्स थे, जो कॉटन टेक्सटाइल थी, वो काफ़ी तेज़ी से, जो कॉटन जो भी बन रही है, हुआ क्या, उसका जब हम बहुत तेज़ी से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कॉटन मैन्युफैक्चरर्स अब चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं खुद की। अब उन्होंने, ठीक है, हमने क्या सोचा कि ठीक है, अब जो कॉटन ग्रो हो रही है, अब उसका क्या करोगे आप, ठीक है, ऐसे ही दे दो उसको, रॉ मटेरियल में दे दो, रॉ फॉर्म में ही दे दो उसको। वो अपने हिसाब से उसको थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, उसे अपने हिसाब से क्लोथ में कन्वर्ट करेंगे और बेच देंगे। ऐसा यहाँ पर हुआ, ठीक है। जब हमारा जो डिक्लाइन हुआ रॉ मटेरियल, जब हमारा डिक्लाइन हुआ कॉटन का, जब हमारे यहाँ पर जो कॉटन मेड क्लोथ्स थे, टेक्सटाइल था, जब उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो उस टाइम पर हमारे रॉ मटेरियल काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुए, एक्सपोर्ट होना। ये बात कर रहे हैं हम 1812 से लेकर 1871 के बीच में, जब रॉ मटेरियल एज अ कॉटन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाना शुरू हुआ। 5% से 35% बढ़ गया। अभी पीछे वाला याद करो, मैंने आपको कहा था 1870 तक आते आते जो एक्सपोर्ट होता था हमारा कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था, अब वो 3% ही रह गया था टोटल मैन्युफैक्चर से। तो ऐसे में यहां पर अगर देखोगे तो लगभग वही साल है जब आप पहले 5% रॉ मटेरियल बेचते थे, अब उसको 35% बेच रहे हो। आपने यहां पर उसको बनाना यहां पर भी बंद कर दिया, बिकॉज अब वहां से आपके पास में मशीन मेड क्लोथ्स आ रहे थे ना, काफी सस्ते थे, काफी अच्छे थे। अब आप क्या करते थे, आप ये जो कुछ भी उगा रहे थे ना, सोचते थे डायरेक्ट ही चला जाए तो अच्छा। इसके बाद में इंडिगो, फॉर श्योर इंडिगो के बारे में भी तुम जानते हो कि बंगाल टेरिटरी को जब इन्होंने अपने अंडर में लिया था ना, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो इंडिगो है ना, उसको हम यूज़ करेंगे फॉर डाइंग। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे इंडिगो के बारे में नहीं जानते होंगे। इंडिगो क्या होता है, एक तरीके का फ्लावर होता है जिसको एक प्रोसेस के बाद में नील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 4 बूंदों वाला उजाला नीले रंग को करने के लिए किसी भी क्लोथ पे इस फ्लावर का जो एसेंस था उसको यूज़ किया जाता था, वो पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर डाई किया जाता था। उस टाइम तक आप सभी जानते हो 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। तो इससे दूसरे कलर्स बना सकते हो आप। तो ऐसे में ये जो ब्लू कलर था, इसका कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि कपड़ों पे कैसे इसको बनाया जा सकता था। उस टाइम पर होते थे डाई करने के लिए, ब्लू कलर करने के लिए
उनके पास और भी चीज़ें थी, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, वो बिल्कुल फेड हो जाता था। यही रीज़न था कि इन्होंने इंडिगो को, जो भारत के अंदर फ्लावर उगता था, उसको इन्होंने यूज़ किया फॉर कोई भी ऐसा केमिकल ये बना लेते थे जिससे, मतलब उसको मैंने आपको बताया प्रोसेस के थ्रू, पहले उसको गर्म पानी में उबाला जाता था, उससे फिर जो उसका एसेंस निकलता था, फिर उसको रिफाइन किया जाता था, बहुत सारे फर्नेसेस होते थे, एंड फाइनली हमें नील मिलती थी। ठीक है, अब ये बहुत तेजी से डिमांड में आया जब नीला कलर हमारे यहाँ मिलने लगा इंडिगो की फॉर्म में। लोगों को फोर्स किया गया इंडिगो उगाओ, जिससे कि हम क्या करें, जिससे कि हम इसको ले जाएं बाहर। और क्योंकि इनका फ्लैग आप देखोगे तो यूनियन जैक कहा जाता है इसको। अगर ब्रिटिश फ्लैग देखेंगे तो यूनियन जैक के अंदर कलर भी ब्लू है, तो वो भी किससे रिलेट कर रहा है, इंडिगो से। तो हर एक चीज ब्लू कलर से डिपेंडेंट थी, तो काफी ज्यादा तेजी से इनका एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। द इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ्स वाज अनदर इंपोर्टेड एक्सपोर्ट। कई डिकेड्स तक ये रहा, एंड जबरदस्ती हमें फोर्स लेबर किया जाना लगा। ओपीएम के साथ भी यही था। ओपीएम क्या होता है, एक तरीके का नशा करता है, ओपीएम नशा देता है ना। तो ओपीएम भी जबरदस्ती यहां पे चाइना तक, एंड ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820s टू बिकेम द वाइल इंडियंस वर सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। भारत के अंदर ओपीएम का जो डिमांड था, ओपीएम का जो प्रोडक्शन था, वो बहुत तेजी से होने लगा था। क्योंकि आपने एक बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, मंगल पांडे में भी इवन मेंशन किया गया है ओपीएम के बारे में। तो भारत के अंदर ओपीएम का शिपमेंट होता था टू चाइना तक, और ये काफी तेजी से होने लगा 1820 के आसपास। ब्रिटिश ने ओपीएम इंडिया में उगाया और उसको एक्सपोर्ट किया चाइना में, वहां से पैसा कमाते थे, फिर वहां से और दूसरी जगह पर चाइना के अंदर से पैसा कमा करके उसका दूसरा जो भी चीजें वहां पर मिल रही थी उनको खरीदते थे और फिर उसको बाहर एक्सपोर्ट करते थे। मतलब चाइना से हमारे भारत से चीजों को उगा के, स्पेशली ओपीएम को उगा के चाइना में दिया, चाइना से जो भी कमाया उनसे उनका दूसरा प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट फिर हमने कहां बेच दिया, मतलब दुनिया के दूसरे कोनों में। अल्टीमेटली बिजनेस टैक्टिस बहुत ही बेहतरीन। कैसे, आपकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा है, आप जस्ट मीडिएटर का काम कर रहे हैं, किसी और का मुनाफा, किसी और की नीड को आपने मिक्स कर दिया एंड फिर अपना मुनाफा कई मल्टीप्लाई में कर लिया। लाइक इंडिया से जो भी चीज़ें आप उगा रहे हो, क्योंकि वो आपका एक तरीके कॉलोनी बन चुका है, कुछ भी ग्रो करवा सकते हो, और ग्रो वो करवा रहे हो जिससे कि उनका तो नुकसान हो रहा है, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, भारत का तो नुकसान हो रहा है। भारत की किसान की जमीन इन दोनों ही क्रॉप से खराब हो जाती थी, ओपीएम से भी और इंडिगो से भी। कुछ टाइम बाद उस जमीन को बंजर छोड़ना पड़ता था, क्योंकि न्यूट्रिशियस वैल्यू जितनी भी होती थी सब कर लेते थे, अल्टीमेटली वो जमीन बंजर हो जाती थी, अनप्रोडक्टिव लैंड हो जाती थी। यहां से आपने ओपीएम उगाया और चाइना को नशा वहां पर उनको चाहिए था, ओपीएम उनको चाहिए था, नई चीज थी, तो अल्टीमेटली ओपीएम उनको दे दिया, वहां से मनी लिया, पैसा लिया, वहां से चीजें ली और उसको फिर कहां बेच दिया, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में। प्योर बिजनेस टैक्टिस दे हैव प्लेड। ऐसे अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स के बारे में बात करें, रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करें, these things also exported from India to Britain and the rest of the world increased, but the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. भारत के अंदर क्या होता था, भारत के अंदर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत के अंदर हो रहा है, बट भारत से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। कैसे, चीजों का रॉ मटेरियल इन अ लोएस्ट वैल्यू, चीजों को आप बाहर ज्यादा बेच रहे हो कम दामों पर। अगर मैं इसको सिंपल साधारण शब्दों में बताऊं तो अंग्रेज हमसे सस्ते दामों में खरीदते थे, महंगे दामों में बेचते थे। इनका मतलब यही है कि भारत का जो इंपोर्ट का वैल्यू था, इंपोर्ट जो वो कर रहा था, हायर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट वाज, यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स, जो भी भारत को बेच रहा है उसका वैल्यू कई ज्यादा है बजाय इसके जो भारत से वो खरीद रहा है। मतलब सस्ते दामों पे खरीदो, महंगे दामों पर बेचो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहां पे ट्रेड सरप्लस हो गया। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है जब आप जो भी मुनाफा कर रहे हो उसमें खरीदने और बेचने के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, बात समझे, खरीदा आपने इतने का है, बेचा आपने इतने का है, तो ये जो गैप है, दैट गैप इज योर प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट, अब जितने भी बिजनेस है उन सबको एक जगह लेकर आ जाओ और इन सभी बिजनेसेस का ये जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करो। तो अगर आपका जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग है, अगर वो अपवर्ड्स है, तो वो क्या है आपका ट्रेड सरप्लस। एक जगह एक टर्म और आप पढ़ेंगे, ये ट्रेड सरप्लस मतलब मुनाफा हो रहा है आपको। इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया था वो क्या करता था, बैलेंस करने की कोशिश करता था ट्रेड डेफिसिट को। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट आपका कम होता है। जैसे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है,
आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिव में है। कैसे? आप बहुत सारा खरीदते हो और बहुत कम बेचते हो, तो इसका जो गैप है वो काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब आपका पैसा ज्यादा बाहर जाएगा और बहुत कम पैसा आपके पास आएगा। तो ब्रिटेन ने इंडिया को यूज किया इस डिफरेंस को कम करने के लिए। जैसे समझें, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है, और मान लेते हैं एक कंट्री और है यूएसए, ऐसे मान लेते हैं। तो अब हमें पता चला कि ब्रिटेन ने यूएसए में क्या कर रहे हैं, यूएसए से ज्यादा ले रहे हैं, आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट इनको कम है। एक्सपोर्ट इनको कम है, इंपोर्ट इनसे ज्यादा है। और इंडिया से क्या है, इंडिया को मतलब जो भी चीजें हम ले रहे हैं सस्ते दामों पर ले रहे हैं, तो यहां पे एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग है। इंपोर्ट इनसे आप इंपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हो, प्रॉफिट क्या है, सस्ते दामों पर ले रहे हो, महंगे दामों पर बेच रहे हो। तो भारत से तो जितना भी मुनाफा था प्लस जितना भी था, इनसे होने वाला अगर किसी दूसरी जगह पर नुकसान था, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि यूएसए एक लॉस मेकिंग कंट्री बना था उनके लिए, लेकिन मैं ऐसा एक्चुअल में नहीं था, मैं जिस सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर कोई लॉस मेकिंग कंट्री है, लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो उसको इंडिया के प्रॉफिट मेकिंग से वो बराबर कर देते थे, ऐसा मान लीजिए आप। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, दोबारा समझें, ट्रेड डेफिसिट के अंदर जब आपकी एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, तो वो ट्रेड डेफिसिट होगा। और जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो आपका ट्रेड सरप्लस होगा। अल्टीमेटली अगर कभी ऐसा कुछ होता था तो ये क्या करते थे, बड़े ही मस्त तरीके से, देखो इंपोर्ट जो कर रहे हैं ये, इस सिस्टम में देखना, इस सिस्टम के अंदर ये लोग एक कंट्री के डेफिसिट को अनदर कंट्री के प्रॉफिट से, सरप्लस से सेटल्ड कर देते थे। तीसरी कंट्री के अंदर एक कंट्री के जो नुकसान है उससे, दूसरी कंट्री से होने वाले प्रॉफिट को तीसरी कंट्री के अंदर ही क्या कर लेते थे, इक्वलेंट कर लेते थे। मतलब किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने देते थे खुद का। एक से मुनाफा हो रहा है, दूसरे से नुकसान हो रहा है, चलो ठीक है, तीसरी वाली कंट्री में बराबर कर लेंगे अपन, ठीक है। मतलब अपना प्लेस हमेशा ये आप सिक्योर रखते थे, ऐसा ही कुछ इनके साथ में होता था। ये जो ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस था इंडिया के अंदर, ये इसने काफी हेल्प किया। अब जैसे भारत के अंदर जो भी प्रॉफिट होता था उसका भी देखो किस्सा इनका बड़ा मस्त था। भारत के अंदर जितना भी मुनाफा इनको होता था, प्रॉफिट जितना भी होता था, ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट मतलब सारा का सारा इंडियंस के ऊपर लुटा देते थे अगर भारत में बिजनेस कर रहे हैं तो। नहीं, ये क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स को कंपनसेशन की फॉर्म में, जैसे आप घर से दूर रह रहे हो तो आपको अपने घर का जैसा माहौल आपको मिले, आपकी सुविधाएं आपको मिले, तो उन कंपनसेशन के अंदर वो सारा पैसा इन्हीं को देते थे। मतलब ओवरऑल जो भी कमाया आपने, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, जो भारत के अंदर आप अर्न कर रहे हो रहते हुए यहाँ पे, जैसे हाई रेट्स में आप चीज़ों को बेच रहे हो, वो जो मुनाफा होगा इन्हीं ब्रिटिशर्स की झोली में जाने वाला। कैसे जाएगा भारत का, अगर भारत ने किसी पे मतलब कोई कर्जा अगर ले रखा था इन्होंने, भारत से अगर कोई कर्जा था, अगर आप विदेशों से कोई कर्जा लेकर के बिजनेस कर रहे थे, तो उसका इंटरेस्ट भी काफी चार्ज करते थे। जो भी पैसा आपको मिल रहा है, अल्टीमेटली बिजनेस करने वाले कौन होंगे, इंडियंस ही होंगे, तो जो भी पैसा आपको मिल रहा था वो सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट की रीपेमेंट के अंदर ये चुका देते थे। पेंशन, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन में इनको देना पड़ जाता था। सीधी सिंपल सी कहानी है, जो भी बिजनेस होता था उससे जो भी प्रॉफिट होता था, अगर इंडियन लोगों को भी हो रहा है तो ये लोग क्या करते थे, फाइनली उस सारे पैसे को वापस अपनी झोली में ले लेते थे, कैसे ना कैसे तरीके से, ठीक है। और ऑब्वियसली इस टाइम तक आते आते तो धीरे धीरे पूरा भारत इनके कब्जे में जा चुका था। सो जो भी काम कर रहे थे सारा खुद की प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही कर रहे थे। सो यहां पर ये जो कहानी है, ये जो आपने समझा, इसमें 2-3 टर्म्स आपने पढ़े। एक तो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है ट्रेड सरप्लस, एक है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, इन सब टर्म्स को आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है क्लास 10th के लिए। ये क्या होता है, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझा सकूं, होपफुली चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। एंड अगर हम आज के लिए इतना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज पढ़ें आगे, चलो ठीक है। एक टॉपिक और दे रखा है, एक मैप है छोटा सा, उस मैप को देख लो आप कि भारत के अंदर 17वीं सेंचुरी के एंड तक किस तरह से ट्रेड रूट्स, कौन से ऐसे रूट्स थे जो फॉलो किए जाते थे। तो हम बात कर रहे हैं बस छोटे से टॉपिक की, एक मैप देखेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा और फिर बड़े लेक्चर्स आप देख नहीं पाते हो, आप थक जाते हो सुनते सुनते हिस्ट्री को। सो जस्ट वी डिस्कस अबाउट दिस मैप, दैट हाउ वी हैव यूज
द वेज फॉर मेकिंग द लिंक्स फॉर द ट्रेड पर्पस, कैसे हमने एक सिल्क रूट देखा, बट ये 17th सेंचुरी का है कि भारत से, देखो ये सूरत पोर्ट है, गोवा पोर्ट है, इंडियन ओशन से होते हुए मद्रास पोर्ट, और ऐसे ही कैलकाटा वाला, हुगली वाला जो हिस्सा है वो, और मसूलीपट्टनम वगैरह ये रीजन, ये तो थे हमारे ट्रेड के लिए जो सी पोर्ट्स थे वो। और कुछ ऐसे भी थे जो सिल्क रूट के दौरान हमने देखा था लैंड एरियाज जो कनेक्ट हो रहे थे वो। तो ये वो बेसिक एक छोटा सा मैप है जो 17th सेंचुरी की सिचुएशन को बता रहा है हमें कि कैसे भारत के जो ट्रेडर्स थे और कैसे ब्रिटिशर्स जो थे और दूसरे जो कम्युनिटी थी वर्ल्ड वाइड, यूरोप की स्पेशली, उन लोगों ने कैसे भारत को अप्रोच किया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सो दिस वाज द ट्रेड रूट जो कि इंडिया को लिंक करता था वर्ल्ड से, एंड ऑफ 17th सेंचुरी, लगभग 1700 के आसपास की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, या 1690s से लेकर 1700 तक, और इसके बाद से 18th सेंचुरी की शुरुआत से फिर लास्ट तक जैसा हमने देखा। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन थी जब आप अप्रोच करते थे सी रूट के थ्रू। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। आज का ये जो वीडियो है अपन ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक पढ़े, अच्छे से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। होपफुली आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।